स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि धातु अधातु से किस प्रकार क्रिया करती है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो धातु होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्यागते हैं? अपने संयोजकता कोश से, अपनी बाहरी कक्षा से, वैलेंस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इसी तरीके से अधातु क्या करते हैं बच्चों कि जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसी को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो बच्चों जो धातु और अधातु अगर आपस में क्रिया करते हैं तो धातु और अधातु की आपस में क्रिया करने से बच्चों हमारा जो है एक आयनिक यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो बच्चों जब भी धातु और अधातु आपस में क्रिया करेंगे हमेशा हमारा एक आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। जैसे मैं बच्चों यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण, सोडियम क्लोराइड का बनना, ये भी आपका जो है धातु और अधातु के बीच अपक्रिया करके बनती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, ये भी आपका एक आयनिक यौगिक होता है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, ये जो है आपका क्या बच्चों आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। कैसे आयनिक यौगिक बनते हैं बच्चों, कैसे धातु अधातु से क्रिया करता है, अभी हम जो है देखते हैं। अब बच्चों सोडियम क्लोराइड का निर्माण हमें करना है। आखिर ये सोडियम क्लोराइड जो है बनता कैसे है? तो बच्चों सोडियम हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो है इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। तो मैंने बताया था क्या करते हैं कि जो बाहरी कक्षा होती है, इसे जो बाहरी कक्षा होती है उसी को संयोजी कक्षा बोला जाता है, संयोजी कोष बोला जाता है, संयोजी कोष या संयोजी कक्षा बोला जाता है। तो ये क्या करेगा? धातु अपने बाहरी कक्षा से, अपने संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो बन गया बच्चों सोडियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो इस प्रकार इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 2 और 8। और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा? ये हमारा अधातु है। सोडियम क्या था? धातु। क्लोरीन क्या है बच्चों? अधातु। इसके भी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा है बच्चों, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो बच्चों यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा बच्चों Cl-। तो इस प्रकार क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे और त्याग करके जो है सोडियम आयन बनाएगा। जो क्लोरीन है कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसी इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा बच्चों? क्लोराइड आयन बना लेगा। तो इस प्रकार जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में क्रिया करेंगे और हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड चूंकि बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो है यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? इस प्रकार के यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सोडियम क्लोराइड बना है बच्चों आयनिक यौगिक है। ये आपका एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है। इसका मतलब जब भी धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होगी तो हमेशा आपका आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। अगला बच्चों हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, ये भी एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक। तो ये बनता कैसे है इसको देखेंगे बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले मैग्नीशियम बच्चों अपने संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। तो इसकी संयोजी कक्षा में बच्चों बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। संयोजी कक्षा हमेशा एलिमेंट अपने संयोजी कक्षा से ही इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा बच्चों? इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो क्या बनेगा बच्चों? Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया। और लास्ट ऑर्बिटल इसके कितने हो गए बच्चों? 8। इसका ऑक्टेट क्या हो गया?
पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को अपने त्याग रहा है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों 6। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन जो त्यागा है, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो बन जाएगा बच्चों O-2। अब इसके अंतिम कक्षा में बच्चों देखो कितना हो गया, 2 8, और इसका भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन, ऑक्साइड आयन आपस में क्रिया करेंगे बच्चों, और हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि बच्चों ये आयनों के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यौगिक बन रहा है, तो ऐसे यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाएगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में। तो जो हमारा आयनिक यौगिक होता है, इसकी भौतिक प्रकृति, फिजिकल स्टेट। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, वो ठोस के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? ठोस के रूप में पाए जाते हैं। और ये कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कठोर और भंगुर। आपने साधारण नमक जो हम लोग भोजन में प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा। तो साधारण नमक जो हम लोग खरीदते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड, कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। और भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर प्रकृति का मतलब ये कि अगर उसे उठा के पटकोगे तो चकनाचूर हो जाएगा, वो अपने टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे बच्चों चाक, ये चाक भी आयनिक यौगिक है। अगर आप इसको ऐसे पटकोगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ये टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस के रूप में होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनको पटकने पर ये अपने अणुओं में टूट जाते हैं। दूसरा बच्चों, गलनांक एवं कथनांक। जो आयनिक यौगिक होता है बच्चों, इनके गलनांक एवं कथनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि बच्चों इनके बीच प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। इस बल को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी वजह से ये जो है आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इनके बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत की चालकता। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, अगर से वो गलित अवस्था में है या जो है जलीय विलयन में घोल दिया गया है, तो वो क्या करेंगे? विद्युत का प्रवाह करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनको जल में घोलने पर ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि जब वो आयनिक यौगिक को जल में घोला जाएगा तो उनके आयन फ्री हो जाते हैं पानी में। जब आयन फ्री में हो जाएंगे तब उनके बीच अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो करंट आसानी से प्रवाह हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर से हमारा आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है, सॉलिड के रूप में है, तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगर आप उनके बीच करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। जैसे बच्चों आप नमक का क्रिस्टल ले लीजिए, घर पे प्रैक्टिकल कर लो कि नमक का क्रिस्टल ले लीजिए, नमक का टुकड़ा ले लीजिए। अगर नमक आप पानी में नहीं घोले हैं और नमक में तार छुआए और 2 बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लाइट नहीं जलेगी। लेकिन अब उसी नमक को घोल लें पानी में, घोलने के बाद अब वहां 2 तार लेके बैटरी से जोड़े और एक बल्ब लगाएं तो विद्युत का धारा के प्रवाह के कारण अब वहां पर बल्ब जलने लगेगी। इसका मतलब ये कि जब आयनिक यौगिक ठोस के रूप में था तो उसके आयन फ्री नहीं थे। जब आयन फ्री नहीं थे विद्युत का चालन नहीं हो सकेगा। लेकिन जब उसी नमक को जल में घोल दिया गया
तो जल में घोलने पर उसके अपने आयन में टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड को हमने जैसे जल में घोल दे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो जब ये आयनों में टूट जाएगा तो ये विद्युत का प्रवाह करने लगेगा। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, लेकिन अगर गलित अवस्था में है या जल में घोल दिया जाएगा तो आयनिक यौगिक जो है विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं। बच्चों, घुलनशीलता, जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन अध्रुवीय विलायक जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, मिट्टी के तेल, अगर इसमें आप आयनिक यौगिक को डालोगे तो घुलेंगे नहीं। तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, जल हमारा बच्चों ध्रुवीय यौगिक है। कैसा यौगिक है, ध्रुवीय। और आयनिक यौगिक भी हमारे कैसे होते हैं बच्चों, ध्रुवीय होते हैं। तो आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय है, जल भी ध्रुवीय है, तो इसीलिए जल में घुल जाता है, घुलनशील है। लेकिन अध्रुवीय यौगिक जैसे पेट्रोल, कैरोसिन में अघुलनशील होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों दो बीकर सुनी, इसमें मैंने पानी घोल दिया। पानी कैसा है बच्चों, ध्रुवीय यौगिक है। अगर से आप ध्रुवीय यौगिक में सोडियम क्लोराइड को डालें तो सोडियम क्लोराइड भी बच्चों आपका आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक भी कैसे होते हैं बच्चों, ध्रुवीय होते हैं। तो अगर दोनों ध्रुवीय हैं तो क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड को बच्चों इसमें मैंने पेट्रोल भर दिया या मिट्टी का तेल भर दिया, और जो पेट्रोल होते हैं बच्चों ये अध्रुवीय होते हैं। अब अगर मैं इसमें सोडियम क्लोराइड डालूं, नमक डालूं, तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है बच्चों, आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक कैसे हैं, ध्रुवीय है। तो अगर ध्रुवीय को अध्रुवीय में डालोगे तो ये घुलेगा नहीं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल नहीं घुलेगा। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डाल रहे हो तो सोडियम क्लोराइड ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय के नाते घुल जाएगा। लेकिन अगर अध्रुवीय यौगिक को अध्रुवीय यौगिक में डालोगे तो जैसे सोडियम क्लोराइड ध्रुवीय है बच्चों, और इसमें हम लोग पेट्रोल डाले हैं तो पेट्रोल अध्रुवीय होता है, तो ये घुलता नहीं है। क्योंकि घुलनशीलता डिपेंड करती है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जिस नेचर का होता है उसी में घुल जाता है। ऐसे समझो कि अगर टोपा टाइप के आदमी है तो टोपा के लड़कों के साथ रहते हैं, अगर सही लड़का है तो सही को ढूंढता है। तो जो जिस नेचर का होता है उसी नेचर में घुलेगा। अगर ध्रुवीय यौगिक है तो अगर ध्रुवीय यौगिक है आपका तो ध्रुवीय विलयन में घुलेगा। अगर अध्रुवीय यौगिक है तो अध्रुवीय विलायक में आपका घुलेगा, जो है अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो बच्चों जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, कैरोसिन इन सब में अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है। अगला है बच्चों धातु का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई धातु तनु अम्लों से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करती है। लेकिन बच्चों जब धातु हमारा नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं करता है। क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है बच्चों एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्सर्जित हाइड्रोजन को जल में तथा कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जब आप किसी भी धातु की क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करेगा। हाँ बच्चों, अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज और बहुत अति तनु HNO3 लोगे तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे, मैग्नीशियम और मैंगनीज। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को H2O में ऑक्सीकृत कर देता है तथा कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड में उपचयित हो जाते हैं। तो अगर बच्चों मेटल क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओगे तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, और साथ में आपका NO2 भी बन सकता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, NO भी बन सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस N2O भी बन सकता है, अमोनियम नाइट्रेट भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने नाइट्रिक अम्ल कैसे लिया, परबल लिया है कि तनु लिया है,
कि अतु तनु लिया है, ये जो है नाइट्रिक अम्ल पे डिपेंड करेगा। सिर्फ आपके बच्चों मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दो धातुएं हैं जो अति तनु, बहुत तनु जो है कम जो नाइट्रिक अति तनु HNO3 के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अगर बच्चों आप मैग्नीशियम और मैंगनीज ले लें, मैग्नीशियम या मैंगनीज, इसकी क्रिया अगर आप जो है बच्चों अति तनु, HNO3 कैसा होना चाहिए हमारा, बहुत तनु होना चाहिए, अति तनु। अगर होगा HNO3 आप इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम और मैंगनीज नाइट्रेट। मान लो मैं मैग्नीशियम ले रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम करेगा वैसे मैंगनीज करेगा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और आपका बच्चों हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, H2 गैस। यहाँ आप मैंगनीज भी ले सकते हैं, मैंगनीज नाइट्रेट, ऐसे भी लिख सकते हो MnNO3 का होल ट्वाइस। तो जो है मैग्नीशियम और मैंगनीज ही दो ऐसी धातुएं हैं जो बहुत तनु HNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती। तो HNO3 एक प्रबल आक्सीकारक होने की वजह से ये धातु से क्रिया करके बच्चों हाइड्रोजन गैस नहीं देता। लेकिन मैंने बताया कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ये तनु HNO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। लेकिन बच्चों और भी जो मेटल है और जो धातुएं हैं जैसे आयरन है, जिंक है, ये जो है अगर तनु HNO3 से भी क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, बल्कि ये जो है दूसरा कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। जैसे बच्चों जिंक जो है हमारी जो जिंक धातु है, ये जब अति तनु HNO3 से क्रिया करता है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अगर तनु HNO3 से क्रिया करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड देगा, और सांद्र HNO3 से क्रिया करेगा तो ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये भूरे रंग की एक गैस निकलेगी बच्चों, भूरे रंग की, ब्राउन कलर की। और अगर से तनु HNO3 है तो हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। इसी तरीके से आयरन भी अति तनु HNO3 से क्रिया करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, लेकिन तनु HNO3 से क्रिया करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, और सांद्र HNO3 से क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग का बनेगा। इसी तरीके से बच्चों टिन अति तनु HNO3 से क्रिया ही नहीं करेगा, जबकि तनु HNO3 से क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट और सांद्र से क्रिया करेगा तो स्टाइनिक अम्ल या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। और इसी तरीके से लेड हमारा अति तनु HNO3 से क्रिया नहीं करेगा, लेकिन तनु से करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, NO बनाएगा, और सांद्र से करेगा तो NO2 बनेगा। इसी तरीके से बच्चों कॉपर भी हमारा अति तनु HNO3 से नहीं क्रिया करता, लेकिन तनु से करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सांद्र से करेगा तो NO2। इसी तरीके से मरकरी और आपके सिल्वर ये क्रिया करेंगे, अति से करते नहीं। तो कॉपर, मरकरी, Hg ये अति तनु HNO3 से क्रिया ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर तनु है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड देंगे, और अगर सांद्र है तो बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये सब का रंग बच्चों कैसा होगा, भूरे रंग का होगा, भूरे रंग का होगा। मैं प्रैक्टिकल के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे जो है कौन सी मेटल किससे क्रिया करेगी और क्या बनेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैंने जो है प्रखनली में टेस्ट ट्यूब में क्या भर लिया बच्चों, प्रबल नाइट्रिक अम्ल को भर लिया है। अब मैं पहले जो है जिंक धातु की क्रिया आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल के जरिए। तो जिंक की क्रिया अति तनु HNO3 से क्रिया कर रहा हूं। तो बच्चों लेकिन मैंने जो नाइट्रिक अम्ल लिया है, आप जो है नाइट्रिक अम्ल देख रहे हैं, ये प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल को मैं क्या करूंगा, डाइल्यूट करूंगा। लेकिन मैंने बच्चों बताया था कि अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में अम्ल मिलाना चाहिए तनु करने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ भर लिया है तो मैं उल्टा कर रहा हूं, तो लेकिन जो है सावधानी से मैं धीरे धीरे पानी मिलाऊंगा। और धीरे धीरे मैं इसको जो है डाइल्यूट कर रहा हूं अम्ल को, और मैं इसे खूब जो है इसकी सांद्रता कम करूंगा पानी ज्यादा मिला करके। अब मैं थोड़ा और पानी इसमें मिलाऊंगा ताकि डाइल्यूट ज्यादा हो जाए, पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कराना है अति तनु HNO3 के साथ क्रिया कराना है। मैं पानी इसमें ज्यादा मिला दे रहा हूं। तो इसमें पानी मैंने मिला दिया। अब इसकी क्रिया बच्चों सबसे पहले मैं जिंक धातु से कराऊंगा। तो जिंक से जब क्रिया कराऊंगा तो इसमें आप देखिएगा क्या बनता है, और ये मेरे पास है बच्चों जिंक मेटल। अब इसी जिंक मेटल की क्रिया मैं जो है तनु HNO3 के साथ कराऊंगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों की रिएक्शन जो है हो रहा है।
तेजी से जिंक जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। तो ये धुंधले रंग का जो है आपके जो है ब्राउन सफेद रंग का व्हाइटिंग कलर का बन रहा है, रिएक्शन हो रहा है बच्चों। तो ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों। मैं इसको जो है कर लेता हूं, अभी देखिए प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्शन करने में टाइम लगता है। पकड़े अब मैं बच्चों तनु HNO3 से क्रिया कर रहा हूं। अब ये मैं आपका HNO3 परबल है। अब ये अभी मैंने जो है बहुत कम तनु से क्रिया कराया था, तो ये आप व्हाइटिंग रंग का। अब मैं इसको जो है, ये भी शांत परबल अम्ल है बच्चों, हमारा ये भी HNO3 परबल है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी इसमें मिलाऊंगा। थोड़ा सा पानी मिलाकर अब इसमें जिंक मेटल डालूंगा। तो बच्चों यहां पर आपकी जो है हंसने वाली गैस बनेगी। यहां पर हंसने वाली गैस बनेगी। मैं नाक को बंद कर ले रहा हूं क्योंकि हंसने वाली गैस बन रही। एक लड़के को बुला के मैं इसको सुझाता हूं। इसको पकड़ के ले जाओ जी, हंस रहा है ये लड़का जो है, हंसने वाली गैस। तो बच्चों ये हंसने वाली गैस बन रही है। मैं इसको जो है दूर नाक से बंद करे रहो जी, नाक बंद करे रहो और खड़े रहो। अब मैं बच्चों अब ये मैं परबल HNO3 ले रहा हूं। परबल HNO3 इसको दूर रखो क्योंकि ये हंसने वाली गैस है, हंसे आने लगेगी बच्चों। अब ये आपका परबल अम्ल है, परबल अम्ल है बच्चों। अब मैं ये परबल HNO3 है, शांत HNO3 क्रिया करा रहा हूं, तो भूरे रंग की गैस आपको मिलेगी। इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि भूरे रंग की कलर गैस बन रही है। यह गैस बड़ी विषैली होती है, आपको भूरा रंग दिख रहा होगा बच्चों। ये भूरे रंग की गैस बन रही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, बहुत तेजी से ब्राउन रंग की कलर बन रही है गैस। तो हम लोगों ने देखा क्या कि अलग अलग मेटल से जब मेटल जिंक मेटल अति तनु HNO3 क्रिया कर रहा है, तो बच्चों का हमारा बन रहा है अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन जब तनु से करा रहा था तो अभी हमने देखा था एक लड़का हंसने लगा था, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया था। और लेकिन शांत से करा रहे हैं तो NO2। बच्चों ये देखो आप, NO2 गैस आपको दिख रहे होंगे कि NO2 गैस निकल ले दूंगा। तो ये अलग अलग धातुएं अलग जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल से अलग अलग तरीके से क्रिया करती है। तो इसके बाद बच्चों हमने देखा कि अगर जिंक धातु अति तनु से कर रहा है तो अमोनियम नाइट्रेट, तनु से कर रहा है हंसने वाली गैस, और शांत से कर रहा है तो भूरे रंग की गैस बनेगी। तो बच्चों अलग अलग पूछा जाता है एग्जाम में कि आयरन अगर अति तनु HNO3 करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। तनु से करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। शांत से करेगा तो क्या बनेगा, NO2। तो ये रिएक्शन पूछा जाता है। तो इसको याद करने के लिए बच्चों मैं यहाँ ट्रिक लिख दिया हूं कि जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी। जान मतलब जिंक, फिर मतलब आयरन, सीने मतलब टिन, और पर मतलब लेड, कुल्हाड़ी मतलब कॉपर, आज मतलब आपका सिल्वर, मारेगी मतलब मरकरी। तो अगर जो है जान फिर सीने पर कुल्हाड़ी आज मारेगी, अगर अति तनु HNO3 है तो जिंक और आयरन अमोनियम नाइट्रेट देंगे, और टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये अति के साथ क्रिया नहीं करेंगे। और जो जिंक आयरन है तनु के साथ क्रिया करेंगे तो हंसने वाली गैस बनेगी, और शांत के साथ करेंगे तो ब्राउन कलर का गैस मिलेगा। मतलब शांत होगा तो हमेशा ब्राउन कलर का गैस मिलेगा, और अगर आपका जो है डाइल्यूट होगा तो ज्यादातर अगर जो है
आयरन और जिंक नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे और बाकी सभी धातु में जो है आपके नाइट्रिक ओ बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे और तब ये NO3 के साथ टिन, लेड, कॉपर, Ag, Hg ये सब क्रिया नहीं करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो है NO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण की होने की वजह से ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि जो धातु जब ये हम लोग धातु की क्रिया NO3 से कराते हैं तो ये क्या प्रबल ऑक्सीकरण होने की वजह से उसको उपचयित कर देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में क्या कर देता है, उपचयित कर देता है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने जो है नाइट्रिक अम्ल की क्रिया धातु से कर लिए।